नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, बहुत ही सिंपल है ये। बेसिकली एक कंसेप्चुअल पॉइंट है। ए न्यूक्लियस इज एट रेस्ट इन द लेबोरेटरी फ्रेम ऑफ रेफरेंस। किसी लैब के अंदर कोई न्यूक्लियस जो है वो रेस्ट में है। मान लीजिए न्यूक्लियस है और ये रेस्ट में है लेबोरेटरी फ्रेम के अंदर, ठीक है। लेबोरेटरी फ्रेम ऑफ रेफरेंस में देख रहे हैं, लैब के अंदर बैठ के आप देख रहे हो, तो ये न्यूक्लियस कहाँ लग रहा है आपको? रेस्ट में दिख रहा है। शो दैट इफ इट डिसइंटीग्रेट, अगर ये डिसइंटीग्रेट होता है इनटू टू स्मॉलर न्यूक्लियाई, द प्रोडक्ट्स मस्ट मूव इन अपोजिट डायरेक्शन। ये रखे रखे अचानक से डिसइंटीग्रेट हो जाता है दो पार्ट्स में। जरूरी नहीं इक्वल मास के हों, डिफरेंट मासेस के भी हो सकते हैं। तो ये आपको इसमें शो करना है कि ये जो दो पार्ट हैं डिसइंटीग्रेट होने के बाद ये अपोजिट डायरेक्शन में ही मूव करेंगे। ऐसा नहीं हो सकता है कि एक इस तरफ चला जाए और एक इस तरफ चला जाए, ठीक है। दोनों कैसे मूव करेंगे? अपोजिट डायरेक्शन में, ठीक है। तो वो समझो कंसेप्ट क्या है इसमें। जब ये लेबोरेटरी फ्रेम ऑफ रेफरेंस में रेस्ट में रखा हुआ है, तो इस पर जो एक्सटर्नल फोर्स होगा या इस पर जो नेट फोर्स होगा वो क्या होगा? ज़ीरो। इस पर जो नेट फोर्स होगा वो क्या होगा? ज़ीरो। नेट फोर्स ही एक्सटर्नल फोर्स के बराबर होता है। क्यों? क्योंकि जो इंटरनल फोर्स होते हैं सिस्टम के वो पेयर्स में एग्जिस्ट करते हैं, तो वो आपस में कैंसिल आउट हो जाते हैं। इसके अंदर जो भी फोर्सेज लग रहे होंगे जिसकी वजह से ये डिसइंटीग्रेट हुआ होगा, तो वो फोर्सेज पेयर्स में एग्जिस्ट कर रहे होंगे। और इंटरनल, अगर हम पूरा सिस्टम कंसिडर करते हैं तो इंटरनल फोर्सेज आपस में क्या हो जाते हैं? कैंसिल आउट हो जाते हैं। नेट फोर्स क्या हो जाता है? ज़ीरो। तो नेट फोर्स हमेशा किसी भी सिस्टम के ऊपर क्या होता है? हमेशा एक्सटर्नल फोर्स होता है, और वो क्या है? ज़ीरो, ठीक। और इक्वेशन क्या होती है? न्यूटन सेकंड लॉ। न्यूटन सेकंड लॉ ये होता है किसी भी सिस्टम पे लगने वाला नेट फोर्स जो होता है वही उसके रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम के बराबर होता है। यानी जब तक सिस्टम पे नेट फोर्स नहीं है तब तक उसका मोमेंटम चेंज नहीं हो सकता। जब नेट फोर्स आता है तभी सिस्टम का मोमेंटम चेंज होगा। नेट फोर्स नहीं है तो सिस्टम का मोमेंटम चेंज नहीं होगा। और इस न्यूक्लियस के ऊपर कोई नेट फोर्स नहीं है, तो इसका मतलब इसका मोमेंटम चेंज नहीं करेगा। जो इसका इनिशियल मोमेंटम होगा वही फाइनल मोमेंटम होगा। तो इनिशियल मोमेंटम कितना है? तो इनिशियल मोमेंटम तो इसका ज़ीरो है, क्योंकि ये रेस्ट में रखा हुआ है। ये कहाँ रखा हुआ है? आपका रेस्ट में रखा हुआ है। तो इनिशियल मोमेंटम क्या है? ज़ीरो। तो डेफिनेटली सिस्टम का फाइनल मोमेंटम भी क्या होना चाहिए? ज़ीरो। तो ये पूरा सिस्टम है, इसका फाइनल मोमेंटम भी क्या होना चाहिए? ज़ीरो। तो ज़ीरो तभी हो सकता है जब ये दो पार्ट जो हैं इनके पास इक्वल एंड अपोजिट मोमेंटम हो, ताकि नेट मोमेंटम क्या हो जाए? ज़ीरो। इक्वल एंड अपोजिट मोमेंटम, ठीक। अगर इसका मास m1 है और इसके पास स्पीड v1 है, इसका मास m2 है तो इसकी और इसके पास स्पीड मान लिया v2 है, तो पहले तो इनका जो मोमेंटम होगा वो कैसा होगा? इक्वल एंड अपोजिट। इक्वल किसमें? मैग्नीट्यूड में। इसका मतलब m1 v1 किसके बराबर होगा? m2 v2 के बराबर। इक्वल हो गया। और अपोजिट का मतलब क्या है? कि डायरेक्शन एक दूसरे के जस्ट अपोजिट होगी। अगर ये पॉजिटिव x डायरेक्शन में मूव कर रहा है तो डेफिनेटली इसकी डायरेक्शन क्या होगी? निगेटिव x है, ठीक। तो वही आपसे क्वेश्चन में कहा गया है कि मूव इन अपोजिट डायरेक्शन। तो हम क्या लिखेंगे इसमें? सिर्फ स्टेटमेंट जाएगा। क्या स्टेटमेंट बनेगा? कि सिंस नेट एक्सटर्नल फोर्स ऑन द सिस्टम इज जीरो, सो मोमेंटम विल नॉट चेंज। इनिशियल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम मस्ट बी इक्वल टू द फाइनल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम। दूसरा स्टेटमेंट क्या जाएगा? सिंस इनिशियल मोमेंटम इज जीरो, सो फाइनल मोमेंटम मस्ट ऑल्सो बी जीरो। थर्ड स्टेटमेंट क्या जाएगा? इफ फाइनल मोमेंटम इज जीरो देन बोथ द पार्ट्स मस्ट हैव इक्वल एंड अपोजिट मोमेंटम्स। इक्वल एंड अपोजिट मोमेंटम्स। अपोजिट किसमें? डायरेक्शन में। क्लियर?